डिस्कशन की शुरुआत हम करते हैं रूमी के एक बहुत फेमस कोट के साथ में। तुम पैदा हुए थे पंखों के साथ में, लेकिन तुमने लाइफ में रेंगना क्यों चूज किया? यहां पे देखो, पंखों का मतलब है कैपेबिलिटीज, उड़ान। मतलब जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे अंदर असीमित संभावनाएं थी, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने लाइफ में ना रेंगना पसंद किया। मतलब तुमने अपने आप पर लिमिटेशंस लगा दी। लिमिटेशंस जैसे सेल्फ डाउट करना, खुद पे डाउट करना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। रेंगना मतलब समाज के डर से अपने हित में डिसीजंस ना ले पाना, लोग क्या कहेंगे, लोगों के कहे अनुसार चलना। रेंगना मतलब लाइफ में रिस्क ना लेना। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें देखो, तुम्हारी जो पोटेंशियल है ना, उनको लिमिट करता है। एक ना फेमस कहावत है, आपने सुनी होगी सबने। अगर देखो आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब के रूप में आपकी डेथ हो रही है तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो आपकी गलती है कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। आज के समय में देखो, जैसे इंटरनेट पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सीखने के लिए, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सिर्फ शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो इसका मतलब आप लाइफ में रेंग रहे हो, आप कुछ करना नहीं चाहते। डेट आज की देखो 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 2025। और सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर आपने इतने दिन वीडियोस नहीं बनाई। यार सही बताऊं तो ना, पिछले कुछ दिन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और आने वाले कुछ दिन भी रहेंगे, सही बता रहा हूँ मैं। खैर देखो, ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो देखो हमेशा रहेगा ही। मैं आपको बताऊंगा, एक बार ऑपरेशन वगैरह ठीक ठाक हो जाए भगवान के आशीर्वाद से तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखो, घर में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो नहीं बनता यार लेक्चर। ये स्टैटिक नहीं है, करंट अफेयर है। डेली लेक्चर के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। जब आपका दिमाग ही दूसरी तरफ है तो आप कैसे रिसर्च करोगे, कैसे पढ़ाओगे? समझ रहे हो? स्टैटिक अगर पढ़ाना हो ना, कुछ भी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके दिमाग में रटा हुआ है, आप कई साल से पढ़ा रहे हो, आपने बिना दिमाग खोले आपने पढ़ा दिया, 2 घंटे टाइम पास कर दिया, आप चले गए। लेकिन करंट अफेयर के लेक्चर में ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो और दूसरी तरफ दिमाग आपका वहाँ पे है, हॉस्पिटल में है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और पारस सर का, रजनीकांत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इनिशिएटिव को कंटिन्यू किया। खैर, बात करें कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज सिविल सर्विसेज डे है, तो 2-3 आर्टिकल्स का ये कंपाइलेशन है। सिविल सर्विसेज की लीगेसी क्या है हमारे देश में, चैलेंजेस क्या हैं, आगे क्या रोड होना चाहिए। तो 2-3 आर्टिकल्स, जैसे देखो एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का, एनडीटीवी पे भी एक आर्टिकल आया हुआ था। तो 2-3 आर्टिकल्स का एक कंपाइलेशन है। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, बंगाल फेमीन से 7 लेसन्स कौन से हम सीख सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। कैसे कंपनीज को सर्वाइव किया जाए डिफ़िकल्ट टाइम्स में, ये हम उन लेसन्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो सीखे जा सकते हैं। कैसे बंगाल में फेमीन आया था तब एक्शंस लिए गए। तीसरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है, इंडियन कैलेंडर सिस्टम से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सिविल सर्विसेज से संबंधित है। सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड में एक टॉपिक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और कंटेक्स्ट ये है, आज है 21 अप्रैल यानी सिविल सर्विसेज डे, तो उसी उपलक्ष्य में ये जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, हर साल 21 अप्रैल का जो दिन है ना, वो सिविल सर्वेंट्स को ना एक चीज याद दिलाने वाला दिन है। क्या? आपने ये जो नौकरी ज्वाइन की है ना, ये सिर्फ फाइल घिसने का काम नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, समाज के प्रति, जनता के प्रति, संविधान के प्रति। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस दिन सिर्फ सिविल सर्वेंट्स सेल्फी ले लें, अवार्ड दे दिए जाएं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में राइटर के द्वारा बोले जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, वैसे पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में क्या डिफरेंस है? हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स तो काफ़ी कम हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट्स हमारे देश में 50 लाख के आसपास हैं। देखो, पब्लिक सर्वेंट्स वो सारे लोग होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इवन क्लर्क हैं, टीचर हैं, सब
पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है या फिर पीसीएस से भी लोग जो है सिविल सर्वेंट बनते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कैटेगरी है। स्पेसिफिक ऑफिसर्स को सिविल सर्वेंट कहा जाता है। अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट तो एक ब्रॉडर टर्म है जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्या सर आप भी पब्लिक सर्वेंट हो? क्या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं? आंसर है नो। सिर्फ देखो जो सरकार के लिए काम करते हैं ना, सरकारी टीचर, सरकारी डॉक्टर, सरकारी क्लर्क, सिर्फ वो पब्लिक सर्वेंट हैं। कोई प्राइवेट टीचर या फिर प्राइवेट डॉक्टर हैं वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट नहीं होते हैं। समझ गए? इससे पहले कि देखो आज का आर्टिकल डिस्कस करें, थोड़ा एक ना बैकग्राउंड जान लीजिए। देखो अंग्रेजों के समय में जो सिविल सर्विसेज थी ना, ब्रिटिश ईरा में, वो देखो कंट्रोल के लिए थी, वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं थी। अंग्रेजों ने तो इंपीरियल सिविल सर्विस बनाई थी, इंपीरियल पुलिस बनाई थी। उनका काम क्या था? इंपीरियल सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस का काम था राज चलाना, ना कि जनता की आवाज को सुनना। उस समय जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे ना, वो राजा के नौकर हुआ करते थे, वो जनता के नौकर नहीं हुआ करते थे। उस समय सिविल सर्वेंट्स का काम होता था लोगों को मैनेज करना, ना कि अपलिफ्ट करना, कि लोग आवाज ना उठा दें। समझ गए? ये फर्क था। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना, तो आजादी के बाद एक बड़ा सवाल उठा, क्या ये जो अंग्रेजी सिस्टम था सिविल सर्वेंट्स वाला, इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए या फिर इसमें रिफॉर्म लाने चाहिए? तो उस समय जो पटेल साहब थे ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बात बोली थी, आईएएस और आईपीएस इनको छोड़ना ना एक गलती होगी। उन्होंने बोला ये जो स्टील फ्रेम है ना सिविल सर्वेंट्स का, ये देखो देश को एकजुट करके रखेगा, देश को जोड़ के रखेगा, लेकिन हां अब ना इनका जो रोल है वो हमें बदलना होगा। अब इनका रोल होना चाहिए जन सेवा। अब ये राजा के लिए नहीं काम करने चाहिए, अब ये काम करेंगे जनता के लिए। तो पटेल साहब ने ना सिविल सर्वेंट्स की न्यूट्रलिटी पे फोकस किया। उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि आजाद भारत में जो ब्यूरोक्रेट्स सिलेक्ट हो ना, वो मेरिट के बेस पे सिलेक्ट हों। तो आजाद भारत में फोकस हो गया डेमोक्रेटिक पब्लिक सर्विस पे। पहले सिविल सर्वेंट्स का फोकस होता था कंट्रोल करना, लेकिन अब सिविल सर्वेंट्स का फोकस किस चीज पे? नेशन को बिल्ड करना, जनता की सेवा करना। और फिर देखो कैसे कैसे सिविल सर्वेंट्स का रोल इवोल्व होता रहा। आप देखिए 50s में और 60s में लैंड रिफॉर्म आए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, प्लानिंग इनिशिएटिव्स लिए गए, सिविल सर्वेंट्स ने बढ़िया रोल प्ले किया। 1970s और 80s में ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन आया। MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति लेके आए, वर्गीज कुरियन उन्होंने दूध के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? सिविल सर्वेंट्स ने किया। बाद में देखो 90s की शुरुआत में ना LPG रिफॉर्म हमारे देश में आ गए थे। तो वो सिविल सर्वेंट जो पहले बॉस हुआ करते थे ना, LPG रिफॉर्म आने के बाद में उनका काम हो गया फैसिलिटेटर का। उनको सपोर्ट करना था किसको? प्राइवेट सेक्टर को। ये बात थी LPG रिफॉर्म आने के बाद में, जब सरकार ने मार्केट पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो सिविल सर्वेंट्स को काम दिया गया कि आप फैसिलिटेट कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को लीड रोल अपनाने दीजिए। फिर देखो 2000 के बाद में बहुत सारे इनिशिएटिव आए, RTI, डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आजकल तो आपको पता है इंटरनेट आ गया, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस आ गई। तो मतलब सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है ना, वो इवोल्व होता रहा। लेकिन क्या सिविल सर्वेंट्स समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर पा रही हैं? आंसर है शायद उतना नहीं जितना उन्हें चेंज करना चाहिए। इससे पहले चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करें। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे देखो KF रुस्तम जी, इन्होंने BSF को इस्टेब्लिश किया था। MN बूच, भोपाल में अर्बन प्लानिंग को इन्होंने मॉडर्नाइज किया। RCVP नूरोना, इन्होंने गवर्नेंस में हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स सेट किए। तो ये एग्जाम्पल्स देके राइटर बताना चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स देखो सिर्फ फाइल नहीं बनाते, वो देश का फ्यूचर बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल में ना बात की जाती है चैलेंजेस की।
आज के समय में सिविल सर्वेंट्स के सामने किस प्रकार के चैलेंजेस हैं? सबसे पहले है इंटरनल सिक्योरिटी। देखो, आज देश के सामने ना कई नई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे साइबर क्राइम है, डीप फेक्स हैं, एआई का मिसयूज संबंधी चैलेंजेस हैं, टेररिज्म है, नक्सलिज्म तो चलो इसकी समस्या पहले से कमज़ोर हो रही है, कम्युनल टेंशन्स देश में बढ़ रही हैं। तो आज के समय में ना पुलिस को सिर्फ डंडे से काम नहीं चलेगा कि हाँ डरा के धमका के सब कुछ ठीक रहे, नहीं, वो टाइम चला गया। आज के समय में पुलिस को होना पड़ेगा टेक सेवी, इंटेलिजेंस लेड, साइंटिफिक होना पड़ेगा। ये चेंज कौन ला सकते हैं? सिविल सर्वेंट्स ला सकते हैं। अब ग्राउंड लेवल पे जो एएसआई हैं, एसआई हैं, वो तो देखो बड़े स्केल पे चेंज नहीं ला सकते। जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वही तो ला सकते हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स हैं वही तो चेंज ला सकते हैं। क्राइसिस के समय में कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अलग अलग कम्युनिटीज़ का पुलिस में ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये चैलेंज है। इसके बाद दूसरा चैलेंज, दूसरा नहीं सीधा तीसरा आ गया। दूसरा चैलेंज शायद स्लाइड मिस हो गई, लेकिन मुझे याद है। दूसरा चैलेंज था डिप्लोमेसी से संबंधित। देखो, इंडिया ना आज के समय में ग्लोबल साउथ के लीडर का रोल अख्तियार करना चाहता है। G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास में थी कुछ समय पहले। तो आज के समय में जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं ना, उनको सब आना चाहिए। उनको जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक नॉलेज, हर तरह की एक्सपर्टीज उनके पास में होनी चाहिए। तो पास्ट में जैसे ब्रजेश मिश्रा, KR नारायणन, ये जो डिप्लोमेट्स थे ना जिन्होंने स्मार्ट डिप्लोमेसी की अप्रोच अपनाई, वैसे ही फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हमें आज के समय में चाहिए। फिर नेक्स्ट है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। TN सेशन का नाम आप सबने सुना होगा। TN सेशन 1991 से लेके 96 के बीच में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। भाई, इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया ना, वो आज तक कोई सिविल सर्वेंट नहीं कर पाया। मतलब पॉलिटिशियंस इतना डरते थे इनके नाम से, ये कहते थे मैं नाश्ते में पॉलिटिशियंस को खाता हूं। तो इलेक्टोरल डिसिप्लिन ये लेके आए। पहले तो देखो बूथ कैप्चरिंग ये सब चला करता था, लेकिन इन्होंने देखो बिल्कुल जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ में अच्छे ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया। इन्होंने देखो ये सिखाया कि सिविल सर्वेंट्स को इम्पार्शियल रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से काम करना चाहिए। ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रहे थे। हर एक पार्टी के लोग इनसे नाराज रहते थे क्योंकि ये सच बोलते थे और सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। तो आज के पोलराइज्ड इन्वायरमेंट में सिविल सर्वेंट्स को निष्पक्ष कैसे रहना है ये सीखना होगा। फिर बात आती है डिजिटल गवर्नेंस की। जैसे देखो कुछ समय पहले भी मैंने आपको बताया, आज के समय डिजिटल लॉकर, गति शक्ति, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन सब का है। ये सारी चीजें डेटा बेस्ड हैं। पॉलिसी इवेल्युएट करनी है, आपको एनालिटिक्स आना चाहिए। तो अब सिविल सर्वेंट्स को ना, अगर सिविल सर्वेंट्स इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल नहीं करेंगे, बढ़िया पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, पॉलिसीज का इवेल्युएशन नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिसर्स को ना सिर्फ डिजिटल फ्लुएंसी आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका ज्ञान सिविल सर्वेंट्स को होना चाहिए। इसके बाद है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना। देखो, ना तो हम सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस कर सकते और डेवलपमेंट को इग्नोर कर सकते, और ना ही सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते और इन्वायरमेंट को इग्नोर कर सकते। तो ये जो टाइम है ना, वो इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का नहीं है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का है। तो सिविल सर्वेंट्स का काम ये होना चाहिए दोनों को साथ कैसे लेके चला जाए। एक तरफ फॉरेस्ट राइट्स, माइनिंग, क्लाइमेट एक्शन, इन सब पे ध्यान देना है, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। यूपीएससी ने ना 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप कैसे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करोगे। तो ये चीज़ जरूरी है। फिर नेक्स्ट है पब्लिक ट्रस्ट। देखो, सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो वायरल हो जाता है, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि एक डॉक्टर ने बुजुर्ग को पीटा, बुरी तरह से पीटा। तो ऐसे जब वीडियो वायरल हो जाते हैं ना, तो पूरे प्रशासन की जो इमेज है वो खराब हो जाती है और जनता का जो ट्रस्ट है गवर्नेंस से हट जाता है। तो ऑफिसर्स को ना हमेशा एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। जैसे आज के समय में ना ग्राउंड लेवल पे मैं सुनता हूँ जुडिशरी के ऊपर से जनता का ट्रस्ट बहुत कम हुआ है। मैंने बहुत लोगों से सुन लिया कि जज के घर से 15 करोड़ मिले और
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये मैं काफ़ी लोगों से सुन चुका हूँ। तो मतलब जनता का ट्रस्ट हिला है जुडिशरी से। तो सिविल सर्वेंट्स का काम ऐसे होना चाहिए कि जनता का ट्रस्ट इंक्रीज हो। फिर है सोशल इंक्लूजन। देखो हमारा देश ना डिवाइडेड है, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, इवन डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिलता है। स्कीम्स काफ़ी चलाई हैं सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी। लेकिन देखो सिविल सर्वेंट ना जब भी कोई काम करे ना, सोशल इंक्लूजन का ख्याल जरूर रखें। गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो, जब सबको साथ लेके चले। कोई सेक्शन छूट नहीं जाना चाहिए डेवलपमेंट के लाभ से। फिर है अर्बनाइजेशन। हमारी सिटीज़ देखो बहुत तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है, माइग्रेशन, पोल्यूशन, वेस्ट, वाटर, सब तरह के चैलेंजेस हमारे देश की सिटीज़ फेस कर रही हैं। बिल्कुल हैपहैजार्ड मैनर में, रैंडम वे में डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ भी डेवलप हो रहा है सिटी में, मास्टर प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। पहले सड़क बनती है, फिर उस सड़क को उखाड़ दिया जाता है पाइपलाइन बिछाने के लिए, फिर 2-2 साल तक सड़क नहीं बनती। मेरे होम टाउन में अभी यही चल रहा है। पहले नई नई सड़कें बना दी हर जगह पे, फिर पाइपलाइन बिछ गई, अब 1 साल से ऊपर हो गया, कोई सड़क नहीं है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो देश की सिटीज़ हैं, प्लान्ड वे में डेवलप हो, ह्यूमन सेंट्रिक हो, सस्टेनेबल हो। तो ये पॉइंट हो गया, ग्रोथ वर्सेस इंक्लूसिविटी, ये हो गया। अब नेक्स्ट है रिटायरमेंट डायलेमा। देखो देश के जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना अभी रिटायर हो जाते हैं 60 की एज में, लेकिन कई सिविल सर्वेंट्स, मतलब ज़्यादातर ही सिविल सर्वेंट्स ना 60 तक फिट होते हैं ऑलमोस्ट, उनके अंदर ना सर्विस बाकी होती है। तो काफ़ी समय से ना ये डिमांड उठ रही है कि क्या जो रिटायरमेंट की एज है उसे बढ़ा दिया जाए, क्या 65 या 70 कर दिया जाए। लेकिन फिर एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि भाई अगर उनकी एज को बढ़ा दोगे तो नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो आपको तो मौका मिलेगा ही नहीं, वैकेंसी निकलेगी नहीं। तो फिर ना एक सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि 60 के बाद में ना जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस को यूज़ किया जाए, जैसे एडवाइजरी बोर्ड में यूज़ कर लिया जाए, ट्रेनिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाए, मेंटरिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर लिया जाए। मतलब उनके एक्सपीरियंस को वैसे ही वेस्ट ना होने दिया जाए। और जो सर्विसेज है ना उनमें एनर्जी और एक्सपीरियंस दोनों का बैलेंस होना चाहिए। नए ब्यूरोक्रेट्स भी हों, एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हों, यही बैलेंस लेके देश आगे बढ़े। फिर देखो आज के समय में ना स्पॉटलाइट सिंड्रोम देखने को मिलता है कई सिविल सर्वेंट्स में। मतलब वो हमेशा ना सोशल मीडिया में फोकस्ड रहना चाहते हैं कि उनके बारे में चर्चा हो, उनकी वीडियोस वायरल हों। देखो सेल्फ प्रमोशन अगर सिविल सर्वेंट्स करते हैं ना तो पूरा इंस्टीट्यूशन खराब हो जाता है, टीम वर्क नहीं सस्टेन कर पाता, टीम में दरार आ जाती है। पब्लिक सर्विस ना पर्सनल पीआर नहीं होना चाहिए। कोई सरकार के पैसे से डेवलपमेंट लेके आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो ब्यूरोक्रेट जो है अपनी वाहवाही करवाए कि हाँ देखो मैंने काम कर दिया। भाई आपका काम है काम करना, डेवलपमेंट लेके आना, इसी के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। आप जनता पे एहसान नहीं कर रहे हो। तो असली जो लीडरशिप है ना वो चुपचाप काम करती है, ऑनेस्ट ढंग से काम करती है। फिर इसके बाद है पावर डायनामिक्स। राइटर बोलते हैं देखो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ना पॉलिटिशियंस कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को। कई बार देखो उल्टा भी होता है, नए नए लीडर्स बनते हैं, मतलब नए नए चुन के आते हैं, नए नए मंत्री बनते हैं, तो उनको तो उतना अनुभव होता नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी सीनियर होते हैं तो वो कई बार ना पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं, वो बायस्ड एडवाइस देंगे, वो नरेटिव को कंट्रोल करेंगे। तो कई बार ना इवन लीडर्स तक ना जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन तक कभी सही फीडबैक पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता? ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। कई सारे राज्यों में तो ना अफसरशाही हावी रहती है। ये विधायकों की, एमपीस की और मंत्रियों की शिकायत होती है कि अफसरशाही बहुत हावी है, वो सुनती नहीं है किसी की। कई बार ब्यूरोक्रेट्स, साथी ब्यूरोक्रेट्स का फीडबैक खराब कर देते हैं, फाइल ब्लॉक कर देते हैं, जासूसी करवाते हैं, ये सब काम भी करते हैं। मतलब पावर स्ट्रक्चर को ना मैनिपुलेट करते हैं कई ब्यूरोक्रेट्स। तो रिफॉर्म्स क्या आने चाहिए? सबसे पहले एथिक्स और वैल्यूज की ट्रेनिंग दी जाए। एम्पैथी, न्यूट्रलिटी, ये चीजें ना भूल जाते हैं कुछ लोग ना सिलेक्ट होने के बाद में, तो समय समय पे उन्हें याद दिलवाया जाए। फिर नेक्स्ट है होलिस्टिक अप्रेजल होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स का। 360 डिग्री फीडबैक लेने की जरूरत है। सीनियर से फीडबैक लो, जूनियर से लो, कोलिग से लो, हर किसी से फीडबैक लो सिविल सर्वेंट का। फिर नेक्स्ट है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन।
विसल ब्लोअर्स मतलब वो लोग जो करप्शन वगैरह को उजागर करते हैं ना, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स। देखो समय के हिसाब से ना एथिक्स चेंज होते रहते हैं, तो एक डायनामिक रूल बुक होनी चाहिए जो समय के हिसाब से इवोल्व हो। जैसे अभी ना हमारे देश में 1964 के कंडक्ट रूल्स हैं सिविल सर्वेंट्स के। अरे भाई कितना टाइम चेंज हो गया यार, एआई आ गई, बीच में इंटरनेट आ गया, सब कुछ बदल गया, तुम 1964 के रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हो, हद है। फिर नेक्स्ट है जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको एज ए मेंटर एंगेज करना जरूरी है। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना वो संविधान के गार्डियन हैं, वो रूलर नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो उनकी लीगेसी होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रोंग बनाया। टीएन सेशन को हम याद रखते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को स्ट्रोंग बनाया। अदरवाइज तो सिविल सर्वेंट्स तो इतने आए इतने चले गए, समझ गए। पीआर वालों को तो भूल जाते हैं लोग, जिनके बारे में खबरें छपी, जिन्होंने खुद ने पैसे देकर छपवाई, उनको लोग भूल जाते हैं। तो सर्विस वो है जो चुपचाप की जाती है, डेडिकेशन के साथ की जाती है, ना कि जोर शोर से डिक्लेरेशन के साथ की जाती है। पटेल साहब आज होते तो वो बोलते स्टील फ्रेम जो है इसको फिर से साइन करने की जरूरत है, बट ये जो स्टील फ्रेम है वो सोइल में यानी मिट्टी में ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ये कंक्लूजन आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देश में कैलेंडर सिस्टम के बारे में है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। प्री में तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और मेंस में भी पूछ सकती हैं। हम इस आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करें, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, उससे पहले एक बात मैं आपसे पूछूं। आप ये बताइए इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है ना उसके हिसाब से अभी कौन सा महीना चल रहा है? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, जो इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है ना, साका कैलेंडर, उसके हिसाब से आज 21 अप्रैल को कौन सा महीना चल रहा है? मैं दावा कर सकता हूं आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। ये जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला है ग्रेगोरियन कैलेंडर, फॉरेन कैलेंडर है। लेकिन देखो हम यही फॉलो करते हैं, और जो इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है इंडिक कैलेंडर, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता, महीनों के बारे में नहीं पता होता, उस इंडिक कैलेंडर के साइकिल के बारे में हमें नहीं पता होता। जो साका इरा है, जो साका कैलेंडर है, उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है वो नहीं हमें पता होता। मतलब हमें हमारी रूट्स के बारे में नहीं पता। ये हमारी सबसे बड़ी हार है। क्यों? क्योंकि देखो हम फॉरेन चीज़ों को बिना सोचे समझे एडॉप्ट कर गए, कोई मतलब बुरी बात नहीं है। अब चूंकि देखो पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो होता है और हमने भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए अगर फॉलो करके रखा है तो कोई बुरी बात नहीं है, सही है। चलो जनवरी फरवरी मार्च हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमें हमारे कैलेंडर को नहीं भूलना चाहिए था। देखो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये जनवरी फरवरी मार्च वाला, ये देखो पूरा का पूरा ना सोलर साइकिल पे बेस्ड है, यानी सन की मूवमेंट्स पे बेस्ड है, सन के साइकिल पे बेस्ड है, और इसका ओरिजिन यूरोप में है। जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स ने इसे यूज़ किया और हमने वैसे का वैसा एडोप्ट कर लिया। जैसे कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हो बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। लेकिन देखो हमारा पंचांग यानी जो हिंदू कैलेंडर है वो हजारों साल पहले डेवलप हो गया था, और इसका देखो कोई रिलीजियस या फिर रिचुअलिस्टिक बेसिस नहीं है। हमारा जो कैलेंडर था ना उसका साइंटिफिक बेसिस भी है। थोड़ा सा मैं आपको पंचांग के बारे में बताऊं। इंडिया का जो ट्रेडिशनल कैलेंडर सिस्टम का नाम है ना वो है पंचांग, और ये सिर्फ देखो भारत में ही नहीं, पहले के समय में ये साउथ ईस्ट एशिया में भी पॉपुलर था। और ये देखो लूनी सोलर कैलेंडर है। आप बोलोगे सर ये लूनी सोलर कैलेंडर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये जनवरी फरवरी मार्च वाला, ये तो देखो सन के साइकिल्स पे बेस्ड है। लेकिन ये हमारे वाला जो पंचांग है
ये देखो मून और सन दोनों के साइकिल पे बेस्ड है। लूनर ईयर कितने दिनों का होता है? लूनर ईयर होता है 354 डेज का। और सोलर ईयर कितने दिनों का होता है? सोलर ईयर तो आपको पता है 365 डेज का। तो एक चीज आप पूछोगे सर, अब चूंकि ये जो पंचांग है ये लूनी सोलर बेस्ड है, लूनर और सोलर साइकिल्स दोनों पे बेस्ड है, जबकि लूनर ईयर में डेज होते हैं 354, तो फिर दोनों को हम कैसे मेंटेन करके रखते हैं? मतलब हम हमारे पंचांग को ग्रिगोरियन के साथ में कैसे मैच करके रखते हैं? मैच देखो ऐसे करके रखते हैं, हर 32 से 33 महीनों के बाद में ना एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ देते हैं, जिसे बोल देते हैं अधिक मास। क्या बोल देते हैं? अधिक मास। जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में हम लीप ईयर में फरवरी में 29वां दिन नहीं जोड़ देते, हर 4 साल में एक बार फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो वैसे ही पंचांग में क्या होता है, हर 32 से 33 महीनों के बाद में ना एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ देते हैं, जिसे बोल देते हैं अधिक मास। और ना इससे होता क्या है, जो फेस्टिवल्स हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिचुअल्स हैं ना, वो फिर करेक्ट सीजन में ही आते हैं। ये फायदा हो जाता है, समझ गए? अगर देखो इंडिया में मेजर कैलेंडर्स की बात करें ना, तो इंडिया में ना 2 मेजर हिंदू कैलेंडर्स हैं। पहला है सालिवाहन साका संवत। ये देखो सालिवाहन साका संवत। देखो 2nd सेंचुरी बीसी में ना जो राजा सालिवाहन थे ना, उन्होंने ये स्टार्ट करवाया था। वैसे मुझे यहाँ पे ना एक मिस्टेक यानी गलती लग रही है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बताता हूँ, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही है या गलत है। ये जो आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, सालिवाहन साका का जो ओरिजिन है वो 2nd सेंचुरी बीसी में हुआ नहीं, एक्चुअली में ये हुआ था 78 एडी में। उस समय क्या हुआ था, उस समय देखो सतवाहन डायनेस्टी के जो राजा थे ना, सालिवाहन साका, इन्होंने ना जो इन्वेडर्स थे ना, शक इन्वेडर्स, उनको हरा दिया था। तो इसी के बाद में ये ईरा स्टार्ट हुआ था 78 एडी में। तो आप बताइएगा, इंडिया की सरकार ने बाद में जिसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया 22 मार्च 1957 को, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे? उस समय एक कमेटी गठित की गई थी मेघनाद साहा की अध्यक्षता में। तो मेघनाद साहा कमेटी ने बोला था कि ये वाला जो साका संवत है ना, सालिवाहन साका वाला, इसे ही अडॉप्ट किया जाए। तो इसकी स्टार्टिंग 78 एडी में हुई थी। ये आपको बताना है सही है गलत है। फिर दूसरे नंबर पे है विक्रम संवत। ये किंग विक्रमादित्य ने उज्जैन में स्टार्ट किया था 57 बीसी में, और ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। ऊपर वाला जो है ना सालिवाहन साका, ये डेक्कन रीजन में ज़्यादा पॉपुलर है, और नीचे वाला विक्रम संवत ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। दोनों जो कैलेंडर हैं ज़्यादा फोकस करते हैं लूनर मंथ्स पे। इवन देखो और बहुत सारी सिविलाइजेशंस के जो कैलेंडर है ना, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन के कैलेंडर, हैब्रू और बेबीलोनियन या फिर इस्लामिक कैलेंडर्स, ये सब या तो लूनर है या फिर लूनी सोलर है। लेकिन जो अंग्रेजों वाला है ना ग्रेगोरियन, ये सोलर साइकिल पे बेस्ड है। मतलब हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, और दुनिया की जो महान एंशिएंट सिविलाइजेशंस है ना, उन्होंने भी सेम मॉडल यूज किया था। और देखो हमारे देश में पास्ट में जो भी रिसर्चर वगैरह थे ना, इवन एंशिएंट ईरा में, उन्होंने देखो मून, सन और प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को ना बहुत बारीकी से रिकॉर्ड किया था, एकदम माइक्रो सेकेंड्स लेवल तक। जैसे एक यूनिट होता है त्रुटि, और एक त्रुटि में कितने होते हैं? 29.63 माइक्रो सेकेंड। सोचो उस जमाने में भी इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन किया गया था। बाद में देखो गुप्ता पीरियड आता है 6वीं से 8वीं सेंचुरी एडी वाला, एडी के बीच में आया था गुप्ता ईरा। उस समय तो बहुत महान मैथमेटिशियंस आए, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सब आए। और उनके बाद फिर 12वीं सेंचुरी में भास्कराचार्य सेकंड आए। उस समय का एक जो ये टेक्स्ट है ना, सूर्य सिद्धांत, ये देखो जबरदस्त एस्ट्रोनॉमी से संबंधित टेक्स्ट है।
इसमें ना बेसिक बेसिक बेहतरीन डिटेल्स मिलती हैं, जैसे अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है, अर्थ गोल है, दिन रात कैसे बनते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें उस सूर्य सिद्धांत में मिलती हैं। और जो हमने ये साका संवत अडोप्ट किया ना, जो इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है, इसकी शुरुआत कब होती है? 22 मार्च को होती है। 22 मार्च को होती है या 21 मार्च को होती है? सामान्य देखो 22 मार्च को ही होती है, लेकिन लीप ईयर हो तो 21 मार्च में होती है, शायद ऐसा कुछ है। आप में से जिन लोगों को पता है एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। पहला महीना इंडियन ऑफिशियल कैलेंडर का है चैत्र मास, और लास्ट महीना है फाल्गुन। और आपको देखो हैरानी होगी एक चीज जान के, जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है ना, उसमें देखो राम बर्थ की जो डेट लिखी गई है ना, वो किस प्रकार से लिखी गई है? इस प्रकार से लिखी गई है, जैसे नवमी तिथि मधुमासा पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हर परिता। क्या मतलब है? मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। नवमी तिथि मतलब 9th डे ऑफ चैत्र। जब देखो मून यानी चंद्रमा अभिजीत नक्षत्र में होता है, मतलब दोपहर के समय में, और नाइदर टू कोल्ड नाइदर टू हॉट। मतलब देखो जो मुझे समझ में आया मैं आपको बता रहा हूं, आप एसेंस समझ जाओ। एसेंस ये कि इवन पुराने समय में कैसे जो हिंदू कैलेंडर है या फिर अभी जो इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है वो यूज होता था, ये हमें पता लगता है उस समय के टेक्स्ट से। देखो तुलसीदास जी ने कब रामचरितमानस लिखा था, उस समय तुलसीदास ने मून का क्या फेस, क्या सीजन, स्टार का एग्जैक्ट लिंक दिया है। और आप देखते हो ना 13 अप्रैल के आसपास देश के अलग अलग रीजन्स में नए ईयर की शुरुआत होती है, लेकिन देखो सब में ना एस्ट्रोनॉमिकल राइम आपको देखने को मिलेगी कि अभी 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास ही नए ईयर की स्टार्टिंग क्यों हो रही है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल लिंक्स हैं, जैसे कर्नाटक में उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र में विशु, केरला में, असम में बिहू, सब में एस्ट्रोनॉमिकल राइम्स आप देखोगे। और ऐसा नहीं कि देखो इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसका इस्तेमाल सिर्फ डेट देखने में होता है, नहीं। जैसे देखो हमारे ट्रेडिशंस में, रिचुअल्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे 11th जो लूनर डे होता है वो होता है एकादशी, व्रत वगैरह रखा जाता है इस दिन। और फुल मून जब होता है वो होती है पूर्णिमा, उस दिन भी व्रत रखा जाता है। अमावस जब कोई चंद्रमा नहीं होता आसमान में, तो उस समय स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं। मतलब हमारा फूड, फेस्टिवल, क्रॉप्स सब देखो लूनर पैटर्न के साथ में जुड़े हुए हैं। इवन कब फसल कटेगी, फसल का फेस्टिवल, वो भी देखो लिंक्ड हैं सब आपस में। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, जो इंडिक कैलेंडर्स है ना वो स्कूलों में सिखाए नहीं जाते, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं होता। स्टूडेंट्स को अपने कल्चर, साइंस के बारे में नहीं पता होता, सिर्फ ग्रिगोरियन कैलेंडर पे फोकस किया जाता है। बोलते हैं कि रिचुअल्स को छोड़ो, लेकिन कम से कम देखो मॉडर्निटी के नाम पे ना अपनी रूट्स को इग्नोर मत करो, ये डिस्कनेक्ट है। हमें हमारी जो साइंटिफिक हेरिटेज है, विरासत है, उसे फिर से रिक्लेम करना चाहिए। समझ गए? ये हमारी महान सभ्यता की निशानी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बंगाल फैमीन से क्या कॉर्पोरेट लेसन्स सीखे जा सकते हैं। ये आर्टिकल देखो, जहाँ एक तरफ इंटरेस्टिंग है, दूसरी तरफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और तीसरी तरफ इनलाइटन भी करता है। आप कौन से आर्टिकल से इसे जोड़ोगे? आप जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला भी टॉपिक है ना, तो वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले शुरुआत में ना मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे इस आर्टिकल का टाइटल है, बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल है, स्टेप टुवर्ड्स बीइंग दीर्घ आयुष। दीर्घ आयुष का मतलब क्या होता है? संस्कृत में देखो दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, और आयुष का मतलब होता है लाइफ। तो दीर्घ आयुष का मतलब होता है लंबी उम्र। लंबी उम्र किसकी? कंपनीज की। मतलब कंपनीज लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करें, फेल ना हो जाएं। तो कंपनीज लॉन्ग टर्म तक कैसे सरवाइव कर सकते हैं, यह सीखा जा सकता है। बंगाल फैमीन को कैसे टैकल किया लॉर्ड वेवेल ने। राइटर देखो ये बोलते हैं, कंपनीज में ना दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो देखो जैसे जैसे समय बदलता है, कुछ कंपनीज जो हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने आप को ना अडेप्ट करती जाती हैं।
जैसे आज के समय में एप्पल है, सैमसंग है, ये ना अपने आप को ना अडेप्ट कर रही हैं, एआई को इंटीग्रेट कर रही हैं। ये धीरे धीरे एडेप्शन होता है, कंटिन्यूअस एडेप्शन। लेकिन देखो कई बार ना कंपनीज में आ जाता है टर्बुलेंस, तो उस समय ना डिसरप्टिव सर्जरी की आवश्यकता होती है, रातों रात चीजें बदल दी गई, समझ गए। तो कंपनी में जो लोग थे उनका माइंडसेट चेंज कर दिया गया, ऑपरेशंस चेंज कर दिए गए, कार्यप्रणाली पूरी बदल दी गई। ये होता है टर्बुलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। टर्बुलेंट ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल कंपनीज के संदर्भ में तो जो मुझे याद आ रहा है, जैसे देखो मान लीजिए रिलायंस पहले तेल पे फोकस करता था, रातों रात उन्होंने फैसला किया कि हम अब अलग अलग फील्ड्स में एक्सपेंड करेंगे, जैसे जियो वगैरह टेलीकॉम सेक्टर में, रिटेल बिजनेस में। चलो कंपनीज के कंटेक्स्ट में छोड़ो, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स है, डीमोनेटाइजेशन है, ये टर्बुलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल है, रातों रात चीज़ें चेंज कर दी गई। अब राइटर बोलते हैं देखो कंपनीज कैसे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकती हैं चेंजेस को अडेप्ट करते हुए। ये बंगाल फैमीन से सीखा जा सकता है। बंगाल फैमीन जो धरती पर ना वर्स्ट डिजास्टर्स में से एक है, 1943 से 1945 के बीच में आया बंगाल फैमीन। ऑलमोस्ट 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। कितने लोगों की? 30 लाख लोगों की। फैमीन आया क्यों? ब्रिटिश राज की गलतियों की वजह से। चर्चिल की सरकार थी उस समय यूके में, तो इन्होंने ना सेकेंड वर्ल्ड वार चूंकि चल रहा था, इन्होंने राइस एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी दी, लोकल लोगों के लिए राइस बचा ही नहीं। वार के लिए मतलब रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ पर साइक्लोन और फ्लड वगैरह आए थे, थोड़ी बहुत फसलों की बर्बादी भी हुई, पैदावार प्रभावित हुई। इसके अलावा इवन समय रहते बाकी हिस्सों से, देश के बाकी हिस्सों से यहाँ पे फूड लाया नहीं जा सका समय रहते, तो बहुत लोगों की जान चली गई थी। जब ये फैमीन आया था तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, ये थे। लेकिन बाद में 1945 में लॉर्ड वेवेल बन गए थे। उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उन्होंने तो बस खबरें दबाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी जैसे उस समय एक फेमस न्यूज़पेपर हुआ करता था स्टेट्समैन। स्टेट्समैन के जो एडिटर थे ना, इयान स्टीफन्स, उन्होंने क्या किया, चूंकि फेमीन वर्ड बैन कर दिया गया था कि इस वर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते न्यूज़पेपर्स में, तो स्टेट्समैन न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे उन्होंने फेमीन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फेमीन से संबंधित पिक्चर्स वो पब्लिश कर देते थे, क्योंकि पिक्चर्स को पब्लिश करने पे पाबंदी नहीं थी। तो इस प्रकार से चीज़ें अपनाई गई। जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, चित्रा प्रसाद भट्टाचार्य, ये एक आर्टिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना स्केच किया था, बंगाल फैमीन की फ़ोटोज़ को स्केच किया था और कंपाइलेशन निकाला था। जैसे एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम से पहले कंपाइलेशन निकलता है, हंगरी बंगाल नाम से फ़ोटोज़ का कंपाइलेशन था, स्केचेस का। लेकिन 5000 कॉपीज़ जो पब्लिश हुई थी उनको जब्त कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार ने। कोशिश यही थी, दबा दो, न्यूज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। राइटर बोलते हैं ये जो पहले वाले गवर्नर थे ना, लॉर्ड लिनलिथगो, अब इन्होंने चर्चिल से बोला कि भैया बंगाल में फैमीन आया है, आप राइस भेजो। और चर्चिल बेकार आदमी थे। चर्चिल ने बोला कि देखो हमारे पास में सिप नहीं है, सिप का बहाना बना दिया। लॉर्ड लिनलिथगो ने कुछ बोला ही नहीं। आवाज़ उठानी चाहिए थी ना कि लोग मर रहे हैं भाई, रूरल बंगाल में भेजो, कुछ नहीं बोला इन्होंने। लेकिन 1945 में जब वेवल आए ना, ये थोड़े काम के आदमी थे। इन्होंने देखो बंगाल के रूरल एरियाज में विजिट किया, देखा कि कितनी खराब सिचुएशन है। तो लीडरशिप का पहला रूल है, जो दिक्कत है उसे एक्सेप्ट करो, समझ गए। तो सबसे पहले इन्होंने, वेवेल ने एक्सेप्ट किया कि दिक्कत बहुत बड़ी है। देखो पहला लीडरशिप लेसन ये है कि आप ना हायरार्की के पर्दे के पीछे छिपो नहीं। चर्चिल ने इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अब चुप करके बैठ जाओ। वैसे तो वेवेल को भी चर्चिल ने भेजा था, लेकिन चर्चिल जो ये वेवेल थे, ये लॉर्ड लिनलिथगो की तरह थोड़े दब्बू नहीं थे। इन्होंने उस समय एक स्टेटमेंट दी थी कि हाँ निश्चित तौर पे ये फैमीन है और वर्स्ट कॉलोनियल डिजास्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी।
तो फर्स्ट लीडरशिप लेसन यही है कि सबसे पहले क्राइसिस को एक्नोलेज करो। जब तक आप क्राइसिस को एक्नोलेज नहीं करोगे तो फिर सोल्व कैसे करोगे। अब आता है दूसरा लीडरशिप लेसन, फील्ड में जाके खुद देखो। सिर्फ देखो एसी ऑफिस में बैठ के कुछ नहीं होता है। वेवल ने मिदनापुर जैसे एरियाज में विजिट किया और देखा कि लिटरली लोग सड़कों पे मर रहे हैं। जब देखो खुद देखा तभी फिर वेवल के अंदर का इंसान जागा, तभी उसने एक्शन लिया। तो लीडर, रियल लीडर देखो वही होता है जो ग्राउंड रियलिटी देखता है ग्राउंड पे जाके। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लीडरशिप लेसन ये है कि देखो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। वेवल ने खुले में बोला, ओपनली बोला कि ये वर्स्ट कॉलोनियल डिजास्टर है और जिम्मेदारी इसकी कॉलोनियल सरकार की है। जब मतलब देखो चर्चिल के खिलाफ बोलना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटा बंदा, लॉर्ड वेवल। तो देखो ये उस समय छोटी मोटी बात नहीं थी। चर्चिल एक छोटे से डिसीजन से उन्हें हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला। तो बात यह है लीडर्स को ना कई बार सिस्टम से लड़ना पड़ता है, और जब सिस्टम ही गलत हो तो फिर देखो आप जान लो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो जाती है। तो सिस्टम से लड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हालांकि देखो लॉर्ड वेवल का इतना ज़्यादा तारीफ की जा रही है इस आर्टिकल में, मुझे पता नहीं वास्तव में उन्होंने इतना अच्छा काम किया भी था या नहीं किया था, लेकिन जो लीडरशिप लेसन है वो थोड़े ठीक से लग रहे हैं, समझ गए। बाकी वेवल की तो ज़्यादा ही तारीफ की जा रही है। फिर देखो चौथा जो लेसन था वो है मैसेज ऑफ हार्ट एंड माइंड। लीडरशिप देखो सिर्फ प्लानिंग से नहीं होती, एक्शन भी होना चाहिए, और ऐसा एक्शन जो लोगों के दिल को छू जाए। लॉर्ड वेवल ने ना सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, उन्होंने सूप किचन्स को प्रमोट किया। मतलब वो देखो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहे, उन्होंने सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया और इमोशंस के साथ में उन्होंने डिसीजन लिए। लोगों को भी लगा कि यार ये बंदा कुछ करना चाहता है, तो इससे लोगों में ना होप जग गई। तो बात यह है जब तक मैसेज इमोशनल नहीं होता ना तो लोगों का भरोसा तब तक नहीं होता, लेकिन आपका काम में जब इमोशन दिखते हैं ना तो जनता भी फिर आपके फैसलों को मानती है। फिर नेक्स्ट लेसन ये है, बाउंड्री तोड़ने वाली टीम चाहिए। वो 9 से 5 ड्यूटी वाली टीम नहीं चाहिए। फेमीन से निपटने के लिए ब्यूरोक्रेसी काम नहीं आई। जो सिस्टम को फॉलो करने वाले बाबू लोग थे ना, उनसे काम नहीं चला। लॉर्ड वेवल ने देखो ऐसे लोगों को चुना जो बाउंड्री क्रॉस करके काम कर सकें। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखो ऐसे ही बाउंड्री स्पैनर्स कई बार चाहिए होते हैं जो हर डिपार्टमेंट में घुस के काम कर सकें और ये ना बोलें कि ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। ऐसे लोगों से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। फिर है नेक्स्ट लेसन, छठा लेसन, 100% कमिटमेंट चाहिए। ये ना सोचो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस फेमीन से निपटने का। नहीं, आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं निकल के आता। ये सोचो क्राइसिस के दौरान कि नुकसान कम से कम कैसे किया जा सकता है। ये तो देखो बहुत बढ़िया लेसन है। हमेशा ये सोचो कि कैसे हार्म को कम किया जा सकता है। तो वेवल का फोकस इसी चीज पे था, जितने लोगों की जान बच सके उतने लोगों की जान बचाओ। सभी की नहीं बचा सकते, लेकिन जितना ज्यादा कर सकते हो करो। तो लीडर्स को ना परफेक्ट सॉल्यूशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जमीन पे जो भी बेस्ट हो वो करना चाहिए। लास्ट लेसन और भी अच्छा है। लास्ट लेसन कहता है, देखो क्राइसिस के दौरान ना एक बार में प्लानिंग नहीं होती कि हाँ भाई क्राइसिस है, इनसे कैसे निपटा जाए, डिसीजन ले लिया अब उसको इंप्लीमेंट करना है। ऐसा कभी नहीं होता। देखो होता क्या है, जब क्राइसिस आते हैं ना तो पता ही नहीं होता कौन सी चीज काम करेगी कौन सी नहीं करेगी। जैसे कोरोना वायरस फैला जब था, कोविड की महामारी आई थी, तो बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे थे, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट होते तब समझ में आता था क्या सही क्या गलत है। फिर डिसीजंस को चेंज कर दिया जाता था। तो मतलब क्राइसिस के दौरान ना हर वीक नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये देखना पड़ता है क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा, जो नहीं चल रहा उसे बदलो। फेलियर से घबराओ मत, कोर्स करेक्शन करते रहो, चीजें ठीक करते रहो। ये बहुत बढ़िया लेसन है। तो ये 7 लेसन्स हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सीखने चाहिए, और इनसे कंपनीज जो हैं वो लंबे समय तक काम कर सकती हैं, डूबने से उनको बचाया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया।
हमने देखो सिविल सर्वेंट्स वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि आज चैलेंजेस क्या क्या हैं सिविल सर्वेंट्स के सामने, इंटरनल सिक्योरिटी, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, और कैसे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करें, डिजिटल गवर्नेंस कैसे सस्टेन करें, नई नई चीज़ें आ रही हैं, पब्लिक का ट्रस्ट कैसे मेंटेन करें, सभी वर्गों को साथ कैसे लेके चलें, अर्बनाइजेशन को कैसे टैकल करें, समझ गए। रिटायरमेंट डायलेमा है, 60 रिटायरमेंट एज होनी चाहिए या फिर इसे इंक्रीज़ किया जाए। स्पॉटलाइट, कुछ सिविल सर्वेंट्स हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। नेताज एंड बाबूज, कई बाबूज नेताओं को भी मैनिपुलेट करते हैं, और ये सारे रिफॉर्म्स चाहिए। अप्रेजल 360 डिग्री होना चाहिए, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करो, कोड ऑफ एथिक्स समय के हिसाब से चेंज हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को एंगेज करो। फिर ये कैलेंडर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि ग्रिगोरियन फॉलो हम करते हैं, लेकिन इंडिया का जो ऑफिशियल कैलेंडर है उसके बारे में जनता को पता भी नहीं होता, जो साका संवत पे बेस्ड है, और ये लूनर मंथ्स को फॉलो करता है। वर्ल्ड की दूसरी महान सिविलाइजेशंस भी यही फॉलो करती हैं। बस यही है, लोग अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन अपना कैलेंडर भी याद होना चाहिए। और पुराने समय में कैसे ज़बरदस्त ढंग से तुलसीदास की रामचरितमानस में भी ये एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें हैं उनका वर्णन है, तो ये भारत की महान सभ्यता का प्रतीक है ये सारी चीज़ें। फिर ये 7 लेसन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले क्राइसिस को रिकॉग्नाइज करो, फील्ड में जाओ, ग्राउंड रियलिटी देखो, पावर के सामने बोलने की हिम्मत रखो, और डिसीजंस में इमोशंस होने चाहिए। टीम्स ऐसी जो एक दूसरे के डिपार्टमेंट में घुस के काम कर सकें, 100% डेडिकेशन होनी चाहिए। नुकसान कम से कम करो, आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं होता, और कोर्स करेक्शन करते रहो। ये 7 लीडरशिप लेसन्स हैं। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। सिविल सर्विसेज से संबंधित आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।